हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 6th चैप्टर चल रहा था। तत्वों का निष्कर्षण कर रहे थे, उसके लिए सामान्य विधियां, प्रक्रम और सिद्धांतों की बात हम कर रहे थे। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। ओके, तो किस तरह से अलग अलग विधियां आप यहाँ पर देख रहे थे, जिनके द्वारा हम क्या कर रहे थे, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और प्रिंसिपल की बात की, वैद्युत रसायन सिद्धांत आपके मेटलर्जी के लिए, उसी को आज आगे देखेंगे। और कॉपर का हम लो ग्रेड कॉपर का हम क्या करेंगे, निष्कर्षण करेंगे, साथ ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें पढ़ेंगे। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर चल रहा है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के लिए सामान्य सिद्धांत और प्रक्रम हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी जो हमने देख लिया था लास्ट सेशन में, इलेक्ट्रोलिसिस की बात की थी। इलेक्ट्रोलिसिस होता है आपका मोल्टन, इसमें क्या लिया जाता है, आपका धातु का लवण यानी कि मेटल का सॉल्ट लिया जाता है और उसके बाद उसको रिड्यूस कराया जाता है। रिड्यूस में हमने देखा कि अलग अलग आपके वो मेटल्स डाले जाते हैं। ओके, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E0, हमने एक समीकरण देखी थी और इसके आधार पर हमने क्या बोला था कि E0 की वैल्यू अगर धनात्मक आएगी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो वही हमें चाहिए होती है। ठीक है, अगर E0 की वैल्यू निगेटिव आती है यानी ऋणात्मक आएगी, तो फिर उस केस में क्या होगा, आपका स्पॉन्टेनियस नहीं होगी रिएक्शन। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में फिर क्या, आप उसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करेंगे। ओके, तो जब नॉन स्पॉन्टेनियस आपकी रिएक्शंस होंगी, किस केस में, जब E0 की वैल्यू कैसी आ रही है, आपकी निगेटिव आ रही है। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए फिर आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड करेंगे, जैसे बैटरी लगाएंगे उसमें ज्यादा पावर की। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एफ आपका क्या था, फेराडे था का वैल्यू था, जिसमें 96,500 कूलम उसकी वैल्यू होती है। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। ओके, यहाँ पर हमने सक्रियता की बात की थी, अभिक्रियाशीलता की बात की थी। तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होंगी उनके लिए आप क्या कह रहे थे, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो ज्यादा निगेटिव आएगी, मतलब वो ज्यादा ही क्या हो जाती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। सो देयर रिडक्शन इज डिफिकल्ट, तो उनका रिडक्शन कैसा हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इफ द डिफरेंस ऑफ टू E0 वैल्यूज कॉरेस्पॉन्ड टू अ पॉजिटिव E0 एंड कॉन्सिक्वेंटली नेगेटिव टू डेल्टा जी नॉट। ओके, चलिए इस तरीके से हमने कॉपर का देखा था, जहां पर कॉपर क्या हो रही थी, कॉपर का हमने रिडक्शन कराना था आयरन की मदद से। तो आयरन क्या कर रहा था, कॉपर को रिड्यूस कर रहा था और खुद से क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम देखी थी, फिर इलेक्ट्रोलिसिस को समझा था। ओके, आज के सेशन में बात कर रहे हैं कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप्स, यानी कि आपका निम्न कोटि अपकृष्ट अयस्कों तथा रद्दी धातुओं से कॉपर का क्या हो रहा है, निष्कर्षण हो रहा है। ठीक है, निम्न कोटि अपकृष्ट अयस्कों तथा रद्दी धातुओं, स्क्रैप मेटल्स जिन्हें आप कह रहे हैं। ठीक है, कॉपर यानी तांबा। तो किस प्रकार निकाली जाती है कॉपर यहाँ से, तो यहाँ पर आप देखते हैं जो निम्न कोटि यानी कि आपकी
लो ग्रेड के जो अयस्क होते हैं, ठीक है, निम्न कोटि के अयस्कों से जो कॉपर का एक्सट्रैक्शन होता है वो हाइड्रोमेटलर्जी के द्वारा होता है। हाइड्रोमेटलर्जी क्या कह रही है आपकी? हाइड्रोमेटलर्जी कह रही है कि लीच आउट करिए, किसको? लीचिंग यानी लिक्षालन कीजिए उस निम्न कोटि के अयस्क का ही हम सांद्रण कर रहे थे, तो सांद्रण किस विधि से करेंगे? लीचिंग यानी कि निक्षालन विधि से किया जाएगा। और किसका यूज करके? कोई एसिड और बैक्टीरिया प्रयोग में लाया जाएगा जिसके द्वारा क्या होगा? निक्षालित किया जाएगा। निक्षालित करने के बाद वहां पर आपको कॉपर के 2+ आयन मिलते हैं और उनका विलयन में क्या किया जाता है? फिर स्क्रैप जो आपका आयरन होगा, जिंक होगा या हाइड्रोजन होगा, उसके साथ क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है और फिर आपको क्या मिल जाती है? कॉपर धातु मिल जाती है। यही है कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप्स। ओके, तो क्या समझ में आया कि आपकी निम्न जो कोटि की अयस्क है, ठीक है, लो ग्रेड अयस्क जिसे हम कह रहे हैं, अगर वो मिलता है तो उसका क्या किया जाएगा? उसका सांद्रण किया जाएगा। और सांद्रण किसके द्वारा होगा? निक्षालन विधि के द्वारा किया जाएगा, जिसे लीचिंग कहते हैं। ओके, एक केमिकल मेथड है ये और जिसमें यूज किया जाएगा आपका एसिड और बैक्टीरिया। उसके बाद क्या होगा? जो सोल्यूशन में आपके कॉपर आयंस होंगे उनको ट्रीट किया जाएगा स्क्रैप आयरन H2 के साथ, और उनके साथ ट्रीट करके फिर क्या होता है? आपका कॉपर आपको अलग प्राप्त हो जाती है, जिस प्रकार आपको यहाँ पर रिएक्शन में दिख रहा है। Cu2+ जो कि कॉपर का आयन है, वो हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करने पर क्या कर रहा है? Cu बना रहा है, यानी कॉपर दे रहा है। ठीक है, ये कॉपर आपको प्राप्त हो गई है और यही आपको प्राप्त करनी थी 2H+। आपका क्या हो जाता है? आयन अलग हो जाता है। ओके, यहाँ पर और क्या होता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी को हम देखते हैं। यहाँ पर जिंक की बात भी मैंने की, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आयरन और जिंक की अपेक्षा कौन किसका यूज आप किस में करेंगे? लो ग्रेड ओर से, अयस्क से कॉपर को पृथक करने के लिए करेंगे। तो वहां पर आप कहते हैं कि जिंक क्या होती है? अधिक अभिक्रियाशील होती है, तो उसकी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण वो जल्दी से क्या कर देगी? अपचयन कर देगी उसका, कॉपर का। लेकिन जिंक क्या होती है? महंगी होती है, किसकी तुलना में? आयरन की। तो इस वजह से आप किसका यूज करेंगे? आयरन का उपयोग करेंगे, ओके, जिंक की अपेक्षा। चलिए नोट करेंगे जल्दी, फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लो ग्रेड ओर से आप किसको प्राप्त कर लेंगे? कॉपर को प्राप्त कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हमने बताया भी कि आयरन और कॉपर, अगर आप जिंक की तुलना करते हैं कि कॉपर को अलग करने के लिए या उसके निष्कर्षण के लिए आप किसको उपयोग में लाएंगे? तो आप आयरन को उपयोग में लाएंगे, क्योंकि जिंक जो होती है वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी आपको एज कम्पेयर टू आयरन। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। ओके, ऑक्सीकरण और अपचयन में आपने लास्ट सेशन में जैसे समझा था कि जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका क्या होता है? एनोड पे वहां पर क्या हो रहा होता है? आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और रिडक्शन कहाँ हो रहा होता है? कैथोड पे हो रहा होता है। ये आपने देखा था कि किस प्रकार से एक में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शन हो रहा है। उसी को यहाँ पर समझेंगे। सम नॉन मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन। कुछ नॉन मेटल यानी कुछ अधातुएं क्या होती हैं? एक्सट्रैक्ट होती हैं किसमें? ऑक्सीडेशन में। जैसे क्लोरीन फ्रॉम प्राइम सोल्यूशन इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। अब ये क्लोरीन कहाँ से आया? ये क्लोरीन आप क्या करते हैं? यहाँ पर लिया जाता है समुद्र का जल, लवणीय जल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, समुद्र के जल में क्या होता है आपका? पानी, और पानी में नमक घुली हुई रहती है, यानी सॉल्ट रहती है। ठीक है, पानी में सॉल्ट घुली हुई रहती है, तो उसका हम क्या देखते हैं कि जब हम उसकी E0 की वैल्यू की बात करते हैं तो वो रहती है आपके निगेटिव में -2.2 ये E0 की वैल्यू रहती है उसके लिए।
ओके, तो जब ये -2.2 रहेगा तो आपका फॉर्मूला क्या है, आपका है समीकरण डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E0। ये वैल्यू यहाँ पहले से माइनस में वैल्यू आपका फॉर्मूला दिया गया है, तो डेल्टा जी की वैल्यू आपको क्या चाहिए होती है, निगेटिव चाहिए होती है, लेकिन ई नॉट निगेटिव है, जब ई नॉट भी निगेटिव है तो इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। ये पहले यहाँ पर निगेटिव में है पूरा फॉर्मूला इतना, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आएगी, फिर पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अभी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो बाहर से आप इसमें कुछ ऐड करेंगे जिससे कि क्या होगा, इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए वैल्यू। तो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव कराने के लिए आप क्या करते हैं, इस जो NaCl वाला आपने लिया है सोल्यूशन, वहां पर आप बैटरी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब बैटरी ऐड करेंगे तो फिर आपका क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे दो, उनके टर्मिनल्स बना लेंगे फिर पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, एनोड पॉजिटिव हो जाएगी और आपकी कैथोड कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, NaCl आपने वहां पर डाला है और वो NaCl कैसा हो जाएगा, फिर Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में अलग अलग हो जाएगा, तो वहीं से ये Cl निगेटिव आया है। चलिए देखते हैं किस प्रकार। इस प्रकार आपने किया, एक सिस्टम बनाना है। ठीक है, यहाँ पर लिया आपने 2 इलेक्ट्रोड, लिया आपने और हमने क्या कहा, हमने इसमें डाल लिया है NaCl प्लस वाटर, यानी समुद्र का जो आपने जल लिया था, यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। ये आ गया। ओके, फिर आपने क्या किया, आपने इसको जोड़ लिया बैटरी से। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगी। ये वाली इलेक्ट्रोड आपकी पॉजिटिव हो गई और इधर वाली आपकी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, कैथोड। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस में आपने क्या देखा था, जैसे ही आपने बैटरी ऐड करी वैसे ही क्या हो जाएगा, जो NaCl में आपके Na पॉजिटिव आयन है वो कहाँ आपके इकट्ठे हो जाएंगे, आपके कैथोड पे जो कि निगेटिवली चार्ज, और Cl निगेटिव आपके कहाँ हो जाएंगे, एनोड पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से Cl निगेटिव आपका यहाँ आ जाएगा, इसके पास निक्षेपित हो जाएगा, Cl2 यहाँ आ गई। ठीक है, और अब एक्वस सोल्यूशन है तो आपका H और OH भी बनेंगे, यानी कि क्या बनेगा, H पॉजिटिव OH निगेटिव। तो वो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, H2 आपकी यहाँ चली जाएगी कैनोड पे, जो आपकी कैथोड है उस पे। ठीक है, क्योंकि H किस में निकलता है, पॉजिटिव में निकलता है, OH निगेटिव में निकलता है। इतना क्लियर है सबको। ओके, उसके बाद 2 प्रकार की रिएक्शन होती है यहाँ पर, आप देखते हैं क्या कहा हमने, जो 2 चीजें थी यहाँ पर, एक क्या था, वाटर था, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन हम बोल रहे थे, वो किसमें अलग हो रहा है आपका, H प्लस और OH निगेटिव। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा NaCl। NaCl किसमें टूट रहा है आपका, Na पॉजिटिव में और दूसरा Cl निगेटिव में, यही होता है। क्लियर है सबको। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर 2 रिएक्शंस चल रही है, एक जो एनोड पे हो रही है और दूसरी जो कहाँ हो रही है, कैथोड पे हो रही है। ओके, एनोड पर आपका क्या हो रहा है, एनोड पर जो आपका Cl निगेटिव कहाँ से आया है, इस NaCl से आया है। ये यहाँ पर क्या आएगा, Cl निगेटिव आएगा। तो वो Cl निगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, उसको 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके 2Cl निगेटिव। ठीक है, क्या कर रहा है,
दो इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ पर मिल गए हैं। क्यों? क्योंकि दो Cl हैं, दो Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन मिले। कहाँ से मिले? Na से मिले, तो उन्होंने Cl निगेटिव बना लिया, तो 2Cl निगेटिव हो गया। तो अभी वो अपने निगेटिव यानी जो उसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं वो निकाल के फिर से क्या बना देगा? 2Cl बना देगा, और इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन से लॉस करने से या अब त्यागने से वो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या समझ में आता है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यही हमने बताया था कि आपका एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन क्या कहता है? कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा या इलेक्ट्रॉन वहां पर निकल रहे होंगे। ठीक है, दूसरा हमने क्या कहा? एक दूसरी रिएक्शन चल रही है कैथोड पर, जब हमने बोला कि वहां पर क्या हो रहा है? H2 जा रही है। H2 का मतलब पॉजिटिव में, ओके, यानी 2H प्लस। 2H प्लस का मतलब क्या है? हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे करके H पॉजिटिव बना लिया है। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो उसके पास होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन भी उसने दे दिया है, तो दो H एटम थे तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए और क्या बना लिया? 2H प्लस बना लिया। अब ये 2H प्लस क्या करेगा? जो दो इलेक्ट्रॉन आपके क्लोरीन ने दिए हैं वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा? H प्लस था, दो इलेक्ट्रॉन मिल गए तो आपका न्यूट्रल H2 बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, और इलेक्ट्रॉन का गेन जहां पर होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको रिडक्शन यानी कि आपका अपचयन कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर है? यानी कि एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर दिख रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर दिख रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन। ओके, क्लियर है? यानी कि NaCl जो डाला था, जब वहां पर इलेक्ट्रोड्स आपने बना लिए पॉजिटिव निगेटिव, तो वहां से NaCl से Na पॉजिटिव Cl निगेटिव अलग हो गया, और H2O जो एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो पानी भी है वहां पे, तो H2O आपका किस में अलग हो रही है? H पॉजिटिव OH निगेटिव पे हो रही है। तो वो Cl निगेटिव जो आपको प्राप्त हुआ था वो Cl निगेटिव Cl में कन्वर्ट हो रहा है। क्लोरीन आयन क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है, किसके कारण? आपके ऑक्सीडेशन के कारण। इसीलिए हमने क्या कहा? यहाँ पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, ऑक्सीडेशन अपचयन हमने बोला। ठीक है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन हाइड्रोजन का में देख रहा है आपको, और क्लोरीन में ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिल रही है। चलिए एक कंबाइंड रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर कि हो क्या रहा है। तो जो 2NaCl था आपका, वो किसके साथ? 2H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH बन रहा है, प्लस H2 प्लस Cl2। ओके, तो इस तरह से आपकी क्लोरीन यहाँ पर अलग हो रही है। तो यही हम तत्वों का ही निष्कर्षण कर रहे थे, और किसकी बात कर रहे थे? हमने स्टार्टिंग अधातु की बात की थी। ओके, जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं? नोट में Cl2 कैन बी extracted or obtained by oxidation of NaCl. NaCl का ऑक्सीकरण करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो सकती है? Cl2 यानी कि क्लोरीन प्राप्त हो सकती है। तो आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं NaCl का, तो आपको क्लोरीन प्राप्त हो जाएगी। ओके, नोट करेंगे जल्दी से। तो किस इसके लिए कंबाइंड रिएक्शन हमने देखी कि Cl2 निगेटिव था आपके पास, उसको 2H2 Cl2 निगेटिव समझ गए कहाँ से आया आपका?
आपके NaCl से आया है। ओके, उसके बाद 2H2O से रिएक्ट करा के 2OH निगेटिव आ गया। OH निगेटिव ये किससे जुड़ के जाएगा, जो यहाँ से 2Na पॉजिटिव आपका आएगा, तो ये Na पॉजिटिव से जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो NaOH बन जाएगा आपका 2NaOH। ओके, फिर आपने क्या कहा, H2 और Cl2, इस तरह से आपको यहाँ पे क्लोरीन प्राप्त होगी। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर मेटल इज लीच्ड विद Cn। ये हमने पहले भी देखा है कि गोल्ड और सिल्वर को आप KCN और आपके NaCN के साथ जब रिएक्ट करा रहे थे साइनाइड के साथ, तो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था। यहाँ पर सिल्वर, आपकी सिल्वर प्लस में क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका दिखता है, और वहीं पर जो गोल्ड है वो भी आपका ऑक्सीडेशन दिखा रही है। ओके, द मैटर इज लेटर रिकवर्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट मेथड। बाद में डिस्प्लेसमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, आपका गोल्ड को या सिल्वर को प्राप्त किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर Au था, 8Cn निगेटिव के साथ आपने रिएक्ट करा के इसने इस तरह का साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बना दिया। इस साइनाइड के कॉम्प्लेक्स को फिर जिंक के साथ, ठीक है, रिएक्ट कराया जाता है। यहाँ पे तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे तो आपका गोल्ड ने कॉम्प्लेक्स बना लिया किसके साथ, Cn के साथ, लेकिन जब इसको जिंक के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये जिंक इस Au को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, और जिंक अपना कॉम्प्लेक्स बना लेता है और Au आपकी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो इन दिस रिएक्शन जिंक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक क्या कर रहा है, गोल्ड के जो साइनाइड के साथ, गोल्ड साइनाइड का जो कॉम्प्लेक्स था उससे गोल्ड को रिड्यूस कर रही है। इस वजह से जिंक को क्या कहा जा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जा रहा है, या अपचायक जिसे आप कहते हैं, जो कि स्वयं तो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकृत हो रहा होगा, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, अपचयित कर रहा है। ओके, तो होपफुली इतना आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमने किसकी बात की, यहाँ तक हमने बात की कि जो आपका धातु के अयस्क थे, सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने कहा था कि हमने खुदाई करके बहुत सारे खनिज निकाले और खनिजों में से फिर अयस्क छांटे, और अयस्कों से हम धातुओं का क्या कर रहे हैं, निष्कर्षण कर रहे हैं अलग अलग विधियों के द्वारा। ठीक है, अयस्कों का उससे पहले सांद्रण हुआ था, यानी शुद्धिकरण, या आप जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर जिसे कह रहे थे, अलग अलग विधियों के द्वारा। फिर आपने कहा कि अयस्कों से धातुओं को निष्कर्षित किया जाएगा, अलग अलग विधियों के द्वारा इनका निष्कर्षण देखा। यह आपका लास्ट टॉपिक था निष्कर्षण का। इसके बाद जो आपको धातु प्राप्त होगी उसको आप क्या कहते हैं, कि वो उसमें अभी भी धातु तो हमें प्राप्त हो गई, लेकिन धातु में किसी ना किसी प्रकार की क्या होगी, अशुद्धि होगी, और उसको दूर करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये धातु जो हमें प्राप्त हुई है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्रूड मेटल। ठीक है, यानी क्रूड धातु, या ऐसी धातु जिसमें कि आपकी अशुद्धियां उपस्थित है। ठीक है, कच्ची धातु भी आप इसे कहते हैं। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं प्यूरिफिकेशन की। प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग। प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ओके, यानी धातुओं का शोधन। तो धातुएं जो हमें क्या हुई है, प्राप्त हुई हैं अलग अलग मेथड से, वो कैसी हैं, इम्प्योर है या अशुद्ध हैं, जिन्हें कि हम क्या कह रहे हैं, क्रूड मेटल कह रहे हैं। और इस क्रूड मेटल को क्या करने की आवश्यकता है, प्यूरिफाई करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम कहते हैं द मेटल ओब्टेन्ड बाय एनी ऑफ the above method is usually impure. ओके, क्या होते हैं, सामान्य रूप से अशुद्ध होते हैं। ओके, फिर आपको क्या जरूरत है, एंड इस अशुद्ध धातु को जो हमें प्राप्त हुई है उसको क्या कहा जाता है, एंड इज नोन एज क्रूड मेटल।
मेटल इसे कहा जाता है, ठीक है। देयरफॉर द क्रूड मेटल is to be purified. इस क्रूड मेटल को क्या करने की जरूरत है? शुद्ध करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि हमें ये धातु अशुद्ध अवस्था में मिली हुई है, तो हमें क्या करना है? इसको प्योरीफाई करना है या शुद्ध करना है। और हम क्या कह रहे हैं कि अब इसमें इम्प्योरिटीज किस प्रकार की है, ठीक है। इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकती हैं आपकी, वो देखिए। किस चीज को हटाना है इससे मतलब, तो इम्प्योरिटीज क्या हो सकती हैं? हमने कहा जो अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड है वो हो सकती है। हो सकता है कि आपका सारा ऑक्साइड रिड्यूस नहीं हुआ है, तो अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल हो सकते हैं। और क्या हो सकती है? एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? नॉन मेटल हो सकती है इसमें कोई, लाइक आपका कार्बन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, सल्फर है, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकती है। और क्या हो सकती है? कोई फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, किसका? मेटल का, ओके। और इसके अलावा क्या हो सकता है? धातु मल यानी कि स्लेज या फ्लस्क जिसे कहते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर है सभी को? क्या कह रहे हैं हम? हमने कहा कि धातु का निष्कर्षण तो हो गया है, लेकिन उसको अभी शुद्ध करने की आवश्यकता है, ठीक है। वो धातु जो हमें प्राप्त हुई है वो अशुद्ध अवस्था में प्राप्त हुई है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? क्रूड मेटल कह रहे हैं। और उस क्रूड मेटल में आपका इम्प्योरिटीज है, और वो इम्प्योरिटीज किसके फॉर्म में हो सकती है? अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड ऑफ मेटल हो सकता है, या फिर आपका कोई नॉन मेटल हो सकता है, कोई फॉरेन मेटल हो सकता है, कुछ और धातु हो सकता है, या स्लेज और फ्लक्स के रूप में आपका क्या हो सकती है? वो अशुद्धि हो सकती है। तो उसको किसकी आवश्यकता है? उसको दूर करने की आवश्यकता है। और इसी को क्या कहा जाता है? रिफाइनिंग कहा जाता है, यानी कि शोधन। क्लियर है? यानी क्रूड मेटल जो प्राप्त हुई है, उस क्रूड मेटल को शुद्ध कीजिए अलग अलग प्रक्रमों द्वारा, और इन्हीं को क्या कहा जाएगा? रिफाइनिंग कहा जाएगा। सो द प्रोसेस of purifying the crude metal is called refining. तो यानी आपके जो क्रूड मेटल है, यानी अशुद्ध जो धातु आपको प्राप्त हुई है, उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? शोधन कहलाती है, यानी कि रिफाइनिंग कहलाती है, ओके। तो पुलिस सेशन में आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो जो हमने पढ़ा है आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है, जल्दी से नोट करिए इसे। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने निम्न कोटि के अयस्कों से कॉपर का निष्कर्षण देखा। साथ ही हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात की, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन के द्वारा भी आपके धातुएं निष्कर्षित हो रही हैं। अब जो धातुएं निष्कर्षित हुई हैं, हमें प्राप्त हुई हैं, हमने क्या कहा? वो अशुद्ध रूप में हैं, इसीलिए उनको हमने क्रूड मेटल नाम दिया। और उन क्रूड मेटल को अब क्या किया जाएगा? शोधित किया जाएगा। और इसी प्रक्रम को शोधन यानी आपकी रिफाइनिंग कहा जाता है। आने वाले सेशन में हम रिफाइनिंग के लिए अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे, ओके। तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।